हेलो एवरीवन। इमेजिन करो तुम अपनी टीम के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। हर एक मेंबर कोड में चेंजेस कर रहा है, कुछ नया लिख रहा है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाए या किसी नई फीचर की वजह से पूरा सिस्टम खराब हो जाए तो कैसे पता चलेगा किसने क्या किया? और अब वो पुराना कोड चाहिए तो वो वापस कैसे आएगा? आज की इस वीडियो में इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे। माई सेल्फ ललित दुमका। यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज VCS, फिर हम गिट के बारे में जानेंगे, उसको इंस्टॉल करना और यूज़ करना सीखेंगे, देन गिटहब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड एसेंस ऑफ वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल एक सिस्टम है जो हमारे कोड के चेंजेस को ट्रैक करता है। लेकिन कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इमेजिन करो आप एक वेब डेवलपर हो और आपको एक क्लाइंट ने एक वेब पेज बनाने के लिए बोला। तो आपने ये वेब पेज बना दिया, तो आपने उसे क्लाइंट को दिखाया। तो क्लाइंट ने बोला कि नहीं, ये इतना सिंपल सा कोड नहीं चाहिए, मुझे एक यहाँ पे एक इमेज भी चाहिए। तो तुमने उनकी बात मानी और एक यहाँ पे एक इमेज ऐड कर दी। पर तुमने सोचा, तुमने थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करने का सोचा और तुमने सोचा कि इतना सिंपल भी अच्छा लग रहा है, एक और चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे फुटर डाल देता हूँ। तो तुमने यहाँ पे एक फुटर डाल दिया। फिर ये क्लाइंट को दिखाया तो क्लाइंट ने बोला कि नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, जो मैंने बोला सिर्फ उतना ही करो और सिर्फ एक इमेज चाहिए मुझे यहाँ पे। तो तुमने फाइनली ये इमेज, इस वेब पेज को फाइनल कर दिया। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, तुमने सोचा है कि जो पहला पेज है वो तुम्हारा फाइनल होगा, बट नहीं, क्या हुआ, तुमने चेंजेस करे उसमें, पहला चेंज, दूसरा चेंज और फिर तीसरा चेंज। तो यहाँ पे वर्जन कंट्रोल इसी चीज़ में हमारी हेल्प करता है। जो वर्जन्स होते हैं तुम्हारे कोड के, उनको मैनेज करने में हेल्प करता है। अगर तुम VCS यूज़ नहीं करते तो तुम्हारा फाइल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता। अब ये थोड़ा फनी भी है और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं है। तो VCS यानी कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम तुम्हारे कोड को ऑप्टिमल तरीके से मैनेज करता है। वर्जन कंट्रोल में आपका कोड एक टाइमलाइन पर होता है। हर एक चेंज एक यूनिक कमिट होता है और आप किसी भी कमिट पे वापस जा सकते हो। ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में ये जो ऊपर है ये डेट लिखी है, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर। देखो, तुमने मान लो तुमने 1 सितंबर को अपना कोड VCS के अंदर डाला और उस दिन तुमने क्या करा, इनिशियल कमिट करा। तो हम जब भी कोड में चेंजेस कर रहे हैं तो उसे कमिट बोल रहे हैं। पहला कमिट, दूसरा कमिट, तीसरा कमिट, चौथा कमिट और पांचवा कमिट। ठीक है, तो हर एक कमिट के साथ एक यूनिक हैश आईडी एसोसिएटेड होती है। जैसे इस कमिट के साथ है, सारे कमिट के साथ होती है। ठीक है, तो ये जो हैश आईडी होती है ये हर एक कमिट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। इस हैश आईडी की मदद से हम किसी भी कमिट में वापस जा सकते हैं। मान लो अगर हम यहाँ पे हैं तो हमने ये वाली कमिट आईडी डाली, तो हम इस टाइम पे वापस चले जाएंगे, कोड के इस टाइम पे। तो देखो, पहले 1 सितंबर को तुमने क्या करा, अपना कोड VCS के अंदर डाला। 2 को तुमने एक इमेज डाली और उसे कमिट करा। 3 को तुमने फुटर डाला, उसको कमिट करा। और 4 को फुटर को रिमूव करा और उसको कमिट करा। तो VCS ने ऐसा नहीं करा कि 4 फाइल, नहीं, 1 सितंबर की अलग फाइल, 2 सितंबर की अलग फाइल, 3 की अलग फाइल, 4 की अलग फाइल, नहीं, VCS ने एफिशिएंटली तुम्हारे कोड को मैनेज करा। अब देखो 5 को क्या हुआ है। तो देखो, क्लाइंट ने बोला कि मुझे सिंपल पेज नहीं लग रहा है, उसमें 2 फीचर और डालने हैं, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का और एक मर्ज का। तो मैंने और मयंक ने डिसाइड करा कि मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म हैंडल करता हूँ, मयंक मर्ज हैंडल करेगा। तो मैंने 3 तारीख को अपना काम स्टार्ट करा और जो कोड था उसको कॉपी करा और उस कोड में थोड़े चेंजेस करे और ये फीचर डाला कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला और उसको मर्ज कर दिया। तो मान लो अगर मेरे इस मर्ज की वजह से मैंने मर्ज कर दिया और यहाँ पे इसकी वजह से पूरा वेब पेज ही मतलब हो गया, खराब हो गया और सब कुछ ब्रेक हो गया, तो हम आसानी से इस वाले कमिट में वापस जा सकते हैं। यही खासियत है VCS की कि हम सिर्फ इस कमिट आईडी की मदद से किसी भी कमिट में, यानी कि पुराने कोड वर्जन में आराम से जा सकते हैं। चाहे ये वाला हो, किसी भी वर्जन में आराम से जा सकते हैं। वैसे ही मयंक ने अपना काम 2 को स्टार्ट करा और जब उसने भी कुछ चेंजेस करे और जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा वो आगे जाके यहाँ पे मर्ज कर देगा। तो यहाँ पे VCS की एक और एडवांटेज दिख रही है, वो है पैरेलली काम करना। देखो, यहाँ पे मैंने काम स्टार्ट करा और यहाँ पे मयंक भी काम कर रहा है, मतलब एक ही कोड में दोनों काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं भी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मयंक भी काम कर रहा है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमारी हेल्प कर रहे हैं पैरेलल काम करने में, और इस फीचर को ब्रांचिंग कहते हैं। ये देखो, मैंने एक ब्रांच बनाई मेन ब्रांच से और मयंक ने भी एक ब्रांच बनाई मेन ब्रांच से, मतलब कि उस पूरे कोड को कॉपी करा और यहाँ पे चेंजेस करे और उन चेंजेस को लास्ट में मेन ब्रांच मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे जब यहाँ पे फीचर मर्ज हुआ है, कॉन्टैक्टर्स वाला फीचर, तो यहाँ पे मेरा नाम भी एसोसिएटेड होगा कि ये जो ब्रांच है वो किसकी थी और किसने कौन सा फीचर कंट्रीब्यूट करा। अगर जब मेरी वजह से ब्रेक हुआ था तो पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे कोड की वजह से ब्रेक हुआ था और हमें इसको रिवर्ट करना है।
तो इस तरीके से हमारा VCS हमारी हेल्प करता है। इसमें दो टाइप के वर्जन कंट्रोल होते हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज्ड में एक सेंट्रल सर्वर होता है जहां सारा कोड स्टोर होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में हर डेवलपर का लोकल कॉपी होता है। तो आज सेंट्रलाइज में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में गिट और गिटहब को कवर कर रहे हैं, और गिट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी DVCS को थोड़ा और समझते हैं। तो ये एक डायग्राम है डिस्ट्रीब्यूटेड VCS का। तो ये हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी है। इस सेंट्रल रिपोजिटरी से मैंने मतलब ललित, मयंक और अमन, इन 3 लोगों ने अपनी अपनी लोकल कॉपी बनाई है। ये इन तीनों के लैपटॉप या कंप्यूटर उसमें स्टोर है, और उसी रिपोजिटरी में ये लोग अपना काम कर रहे हैं। तो मैं एक फीचर पे काम कर रहा हूँ, मयंक एक फीचर पे काम कर रहा है, और अमन एक फीचर पे काम कर रहा है। तो ये तीनों लोग इन रिपोजिटरी में, जो लोकल रिपोजिटरीज हैं, ये तो क्लाउड रिपोजिटरी है, ये जो मेन रिपोजिटरी है ये क्लाउड में है, पर ये जो तीनों रिपोजिटरी हैं ये सब इनके लोकल कंप्यूटर में है, और ये तीनों इन्हीं पे काम कर रहे हैं। और मान लो मयंक ने एक फीचर ऐड करा मेन रिपोजिटरी में, तो उसे पुश बोलेंगे। मयंक ने अपनी रिपोजिटरी का फीचर कंप्लीट करा और मेन रिपोजिटरी में पुश कर दिया, तो मुझे उस फीचर को अपने लोकल रिपोजिटरी में लाने के लिए पुल करना पड़ेगा। इन चीज़ों को बोलते हैं पुश और पुल। मतलब कि अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया, मतलब जिस फीचर पे तुम काम कर रहे थे वो तुम्हारा पूरा हो गया और उसे तुमने मेन रिपोजिटरी में डाला, तो उसे बोलेंगे पुश। और अगर कोई नया फीचर किसी और ने जो पुश करा है उसे तुम अपनी लोकल रिपोजिटरी में शो करना है, तो उसे बोलेंगे पुल। तो मयंक ने एक फीचर डाला, उसे मेन रिपोजिटरी में, सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश करा, और मैंने उसे पुल कर लिया, तो अब वो फीचर मेरी रिपोजिटरी में आ गया। फिर मैं अपने फीचर पे नॉर्मली काम करते रहूँगा, और फिर जब मेरा भी काम पूरा हो जाएगा तो मैं कमिट करूँगा और उसे भी पुश कर दूंगा। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड VCS काम करता है। अब हम डीप डाइव करेंगे गिट में। गिट एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करता है। गिट को सीखने से पहले उसे सेटअप कर लेते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। इसको डाउनलोड करने के लिए अपना ब्राउजर खोलो और ब्राउजर में सर्च करो गिट डाउनलोड, और जो पहली लिंक आएगी गिट LCM की, यहाँ पे जाना और अपना प्लेटफॉर्म चूज करना, विंडोज, मैक या लाइनक्स। मेरा विंडोज है, और इसका स्टैंड अलोन इंस्टॉल है, इसको इंस्टॉल कर लेना, इसको डाउनलोड कर लेना। इसको ओपन करना और इसको नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना। तो ये डायलॉग बॉक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे में पहले भी इंस्टॉल था और मैंने इस वीडियो के लिए इंस्टॉल करा है, तो तुम्हारा वो नहीं आएगा। इसको नेक्स्ट करना। तो यहाँ पे तुमको अगर विम आता है, विम एक वीडियो टेक्स्ट एडिटर है, अगर विम यूज़ करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो विजुअल स्टूडियो कोड या फिर नोटपैड चूज़ कर सकते हो। तो मेरे में VS कोड इंस्टॉल है तो मैं VS कोड चूज़ करूँगा। फिर नेक्स्ट। फिर यहाँ पे मैं मेन प्रेफर करता हूँ, अपनी जो ब्रांच डिफ़ॉल्ट ब्रांच का नेम है, लेकिन तुम इसे डिफ़ॉल्ट में भी रहने दे सकते हो। बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, बाकी सब डिफ़ॉल्ट रखना, और इसको इंस्टॉल होने नहीं देना। तो ये इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद फिनिश पे क्लिक करना। अब चेक करने के लिए कि सही से इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना और यहाँ पे टाइप करना git version। अगर ऐसा मैसेज आएगा तो इसका मतलब कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। लेकिन अगर कोई एरर मैसेज आता है तो तुम उसे गूगल में सर्च करना है कि वो एरर क्या है, और ट्राई करने के रिजॉल्व हो जाए। अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं होता है तो यहाँ कमेंट कर सकते हो नीचे, और हम कम्युनिटी के मेंबर्स ट्राई करेंगे कि तुम्हारी हेल्प कर पाए। अगर फिर भी नहीं होता है तो तुम मुझे पर्सनली रीच कर सकते हो। गिट की कमांड्स को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला है कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल, जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर दूसरा गिट। अब जो तुमने गिट इंस्टॉल करा उसके साथ एक गिट बैश भी इंस्टॉल होगा। गिट का खुद का एक गिट बैश है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसी को यूज़ करेंगे अभी। तो अपना स्टार्ट मेन्यू खोलो और वहाँ पे लिखो गिट बैश, तो ये खुल जाएगा। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा क्लियर दिखे। तो पहली जो कमांड है वो थोड़ी सेटअप करने के लिए, मतलब कि तुम्हारा यूजर नेम और ईमेल सेटअप कर लेते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए कमांड है git config --- global user dot name। अब यहाँ पे तुम अपना नाम लिख लेना इसके आगे। मतलब ये नाम जब भी तुम कमिट करोगे तो उसके साथ ये नाम एसोसिएटेड होगा। तो ये ऐसा नाम हो चाहिए, या तो तुम अपना यूजर नेम डाल लो या फिर अपना जो रियल नेम है वो डाल देना यहाँ पे। और फिर दूसरी कमांड है ईमेल सेटअप करने के लिए, तो वो है git config --- global user dot email, और फिर कोड्स में ईमेल डाल लेना। ये ईमेल वो होनी चाहिए जो जिससे तुम्हारा गिटहब का अकाउंट है। अगर अभी तक गिटहब का अकाउंट नहीं बनाया तो जिससे तुम बनाओगे आगे, वो वाली ईमेल डालना।
और चेक करने के लिए कि सही से ये जो यूजर नेम और ईमेल सेटअप हुआ नहीं हुआ है, टाइप करना है git config हाइफन हाइफन global user dot name। अगर सही से एको होता है तो मतलब कि सही से सेटअप हो चुका है, अगर नहीं होता तो ये कमांड को दोबारा रन करके देखना, फिर हो जाएगा। और देखना है कि ये जो ईमेल है ये सही से सेटअप हुई है या नहीं हुई है। तो तुम्हारा ईमेल और जो यूजर नेम है वो तो सेट हो चुका है। तो अब देखते हैं कि रिपोजिटरी क्या होती है, कमिट्स क्या होते हैं और स्टेजिंग एरिया क्या होता है। तो गिट में आपका प्रोजेक्ट एक रिपोजिटरी में स्टोर होता है। ये रिपोजिटरी आपके प्रोजेक्ट के सारे वर्जन्स को स्टोर करता है। तो देखते हैं कि रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो एक फोल्डर बना लो फटाफट नया। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ डेमो। तो इस फोल्डर के अंदर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन गिट बैश हेयर। तो पे गिट बैश ओपन कर लेना और फिर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप करना, सिंपल कमांड है गिट init गिट इनिट। तो देखो जो तुम्हारी गिट रिपोजिटरी वो इनिशियलाइज होगी। चेक करने के लिए यहाँ पे व्यू में जाना और हिडन फोल्डर को शो करना। तो ये देखो यहाँ पे एक डॉट गिट फोल्डर बन जाता है। इस डॉट गिट फोल्डर के अंदर आपकी जो जितनी भी गिट रिपोजिटरी की डिटेल्स होती हैं वो सब स्टोर होती हैं। ठीक है, तो अब एक फाइल बनाते हैं इसके अंदर। तो मैं एक नई टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ try.txt और इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ और इसको सेव करके बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो अब फाइल को सबसे पहले ऐड करते हैं और गिट ऐड try.txt फाइल का नाम। ठीक है, अभी क्या हुआ, एक्चुअल कमिट नहीं हुआ अभी तक। ये जो फाइल है ये एक स्टेजिंग एरिया में गई है। स्टेजिंग एरिया क्या होता है वो बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो पहले इसको कमिट कर लेते हैं, गिट कमिट, और यहाँ पे एक मैसेज डाल देना कि तुमने इस कमिट में क्या करा है, ताकि कोई कोई और अगर तुम्हारा कमिट देखे तो उसको पता चल जाए कि हाँ तुमने इस कमिट में क्या क्या चेंजेस करे। ये तो एक पहला कमिट है, तो इनिशियल कमिट लिख लेता हूँ और मैंने इसमें एक फाइल डाली है एडेड try.txt। ये करके एंटर दबाया तो ये कमिट हो गया है। देखो कमिट क्या करता है, कमिट एक स्नैपशॉट क्रिएट करता है कोड का। तुमने अभी कमिट करा तो गिट ने क्या करा, वो जो फोल्डर है तुम्हारा उस पूरे फोल्डर का एक स्नैपशॉट ले ले कि अभी तुम्हारा फोल्डर कैसा दिखता है। तो अगर कभी तुम आगे जाके तुम और भी चेंजेस करोगे, अगर तुम्हें इस टाइम पे वापस आना है कि तुम्हारे आज के दिन में इस टाइम पे फोल्डर कैसा दिखता था, तो तुम बस गेट चेकआउट करेगा तो यहाँ पे आ जाओगे। अभी चेकआउट कमांड क्या होती है वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो वो स्टेजिंग एरिया होता है वो क्या होता है। मान लो तुम्हारे फोल्डर में 5 फाइल्स है, ठीक है, और तुम्हारा 3 में काम पूरा हो गया लेकिन 2 में काम अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन तुम उन 3 फाइल का स्नैपशॉट लेना चाहते हो जो कंप्लीट हो चुकी है। तो तुम क्या करोगे, सिर्फ उन 3 फाइल को स्टेजिंग एरिया में डालोगे और उन 2 फाइल को रहने दोगे। तो अगर तुम कमिट करोगे तो सिर्फ उन 3 फाइल का स्नैपशॉट लेगा गेट, उन 2 फाइल का नहीं लेगा। तो स्टेजिंग एरिया इस काम आता है। तो अब थोड़े चेंजेस करते हैं इस फाइल में। तो try.txt को वापस से खोलो और यहाँ पे एक शॉपिंग लिस्ट बना लेते हैं, शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, तो मुझे क्या लेना है, मुझे एक फ़ोन लेना है और मुझे एक लैपटॉप लेना है। ठीक है, इसको सेव करके बंद कर देना। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे टाइप करोगे स्टेटस, देखोगे कि यहाँ पे दिखाएगा कि हाँ एक फाइल मॉडिफाई हुई है। तो इस फाइल को फिर से स्टेजिंग एरिया में डालोगे, गिट ऐड try.txt। तो ये स्टेजिंग एरिया में चले गई और फिर से सबमिट करोगे। लेकिन इस बार मैसेज में डालोगे कि तुमने उस फाइल में क्या चेंजेस करे। तो मैंने उस फाइल में एक शॉपिंग लिस्ट डाली है, तो एडेड शॉपिंग लिस्ट एंड try.txt। तो ये change हो गया। तो देखो अगर तुम्हें देखने की कितने कमिट हो चुके हैं तुम्हारे उसमें सारे कमिट्स, तो उसके लिए टाइप करना गिट लॉग में दिखा देगा तुम्हारी रिपोजिटरी में कितने कमिट हो चुके हैं अभी तक। तो हमारी रिपोजिटरी में अभी तक सिर्फ 2 कमिट हुए हैं। ये पहला इनिशियल कमिट था और दूसरा ये। अब मान लो तुम्हें पहले वाले स्नैपशॉट पे वापस जाना है, मतलब कि तुमने जो इनिशियल कमिट करा था हेलो वर्ल्ड वाला। देखो अभी तुम्हारा try.txt ऐसी दिख रही है, उसके अंदर एक शॉपिंग लिस्ट है, लेकिन तुम्हें पहले वाले वर्जन पे जाना है जो तुमने पहले स्नैपशॉट लिया था। तो अगर तुम्हें उसमें वापस जाना है तो सिंपल टाइप करना गिट आउट और उसके आगे जो इनिशियल कमिट की हैश आईडी है, इस हैश आईडी को कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर लेना इसके आगे। और अगर एंटर करोगे तो और फिर से try.txt खोलोगे तो देखोगे कि जो तुम्हारी try.txt वो पहले वाले स्नैपशॉट पे चले गई है। ये पूरा फोल्डर, अगर बाकी फाइल्स भी होती तो भी अपने पहले वाले वर्जन पे चले गई होती।
तो अगर तुम्हें वापस वहीं पे आना है जो करंट जो स्टेज थी, उसके लिए टाइप करो git checkout। जो तुम्हारी डिफॉल्ट ब्रांच का नेम है, देखो मेरी डिफॉल्ट ब्रांच का नाम मेन है, या फिर तुम उसकी जो हैश आईडी है वो भी डाल सकते हो, जो लेटेस्ट कमिट की हैश आईडी है उसको भी डाल सकते हो, या फिर तुम ऐसे मेन भी डाल सकते हो जो तुम्हारी डिफॉल्ट ब्रांच का नेम है। तो अगर अब मैं ट्राई.txt लूँ तो देखो वापस से वो वहीं पे आ गए हम। तो इस तरीके से काम करता है, जो स्टेजिंग एरिया होता है, कमिट होते हैं, और जो रिपोजिटरी होती है। तो आई होप ये तीन कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि ब्रांचिंग क्या होता है और ब्रांचेस से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो गिट में आप अलग अलग ब्रांचेस में काम कर सकते हैं। हर एक ब्रांच एक अलग वर्जन को रिप्रेजेंट करता है, जिससे आप पैरेलल डेवलपमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में भी बताया था, तो यहाँ पे एक मास्टर ब्रांच है, ये तुम्हारी मेन ब्रांच है। ठीक है, ये जो मास्टर ब्रांच है मेन ब्रांच है, तुम्हारी डिफॉल्ट ब्रांच है। ठीक है, फिर मेरे को और मयंक को, दो लोगों को काम करना था, तो मैंने क्या करा, अपना काम को आइसोलेट करने के लिए एक नई ब्रांच बना ली। वैसे मयंक ने भी अपना काम आइसोलेट करने के लिए एक अलग ब्रांच बना ली। फिर मैंने अपनी ब्रांच में कुछ काम करा और लास्ट में उसे मर्ज कर लिया मेन ब्रांच के साथ। वैसे ही मयंक ने भी कुछ काम करा और आगे जाके वो भी मर्ज कर देगा ब्रांच में। तो ब्रांचिंग जो तुम्हारा काम होता है उसे आइसोलेट करती है और पैरेलल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि गिट में ब्रांचिंग कैसे होती है। ठीक है, तो वापस अपने फोल्डर में आते हैं और यहाँ पे मैं गिट बैश खोल लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल टाइप करो git branch। तुम्हें दिख जाएगा कि कितनी ब्रांच है तुम्हारे में अभी। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ एक डिफॉल्ट ब्रांच होगी, और अगर तुम उस ब्रांच के आगे स्टार लगाए तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी अभी करंट ब्रांच है। तो जैसे कि यहाँ पे भी लिखा रहा है मेन, तो मेन मेरी भी करंट ब्रांच है। ठीक है, तो एक नई ब्रांच बनाते हैं, नाम मैं रखता हूँ डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब अगर मैं गिट ब्रांच टाइप करूंगा तो देखो दिखेगा कि दो ब्रांच है इनमें, मेन और डेवलपमेंट, और अभी करेंटली मैं मेन ब्रांच में हूँ। ठीक है, अगर मुझे डेवलपमेंट ब्रांच में जाना है तो मैं टाइप करूंगा गिट स्काउट और ब्रांच का नाम। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा रहा है, मतलब कि अभी मैं डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर हूँ। ठीक है, तो अब मैं थोड़े चेंजेस करता हूँ इसमें ट्राई.txt में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस वॉज एडेड इन डेवलपमेंट ब्रांच। इसको सेव करके बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें करता हूँ गिट ऐड डॉट। गिट ऐड डॉट का मतलब है कि जितनी भी फाइल्स हैं वो सब ऐड हो जाएंगी, जितनी फाइल्स मॉडिफाई हुई हैं वो सब ऐड मतलब स्टेजिंग एरिया में चले जाएंगी। मैं गिट चेकआउट लिखूंगा, नहीं गिट कमिट लिखूंगा, गिट कमिट और मैसेज डालूंगा कि एडेड सम टेक्स्ट। ठीक है, वो एक कमिट हो चुका है। ठीक है, अब मैं गिट लॉग लिखूंगा, तो देखो 3 कमिट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं मेन में चेकआउट करूँ, अब गिट चेकआउट मेन, मतलब कि अब मैं मेन ब्रांच में स्विच कर रहा हूँ। अब मैं डेवलपमेंट ब्रांच में हूँ, लेकिन अब मैं मेन ब्रांच में स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस फाइल को देखता हूँ, तो देखो यहाँ पे वो जो लाइन लिखी है वो लाइन यहाँ पे नहीं आई है, वो जो लाइन नीचे लिखी थी मैंने। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट ब्रांच में वापस जाता हूँ तो यहाँ पे वो लाइन आ रही है। तो अगर मैंने, जैसे कि मान लो मुझे नया फीचर ऐड करना था, उस लाइन को ऐड करना था, एक नया फीचर है मान लो, अगर मुझे अब इसे मर्ज करना है मेन ब्रांच में, तो मैं लिखूंगा, पहले गिट चेकआउट कर लेता हूँ मेन में, और फिर गिट मर्ज डेवलपमेंट। तो देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अब ट्राई.txt से देखो, अब मैं यहाँ पे हूँ, मेन ब्रांच में हूँ, लेकिन डेवलपमेंट का जितना भी कोड था, डेवलपमेंट में जितने भी चेंजेस करे थे डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर, वो सारे चेंजेस अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब दोनों ब्रांच मर्ज हो चुकी हैं। तो जब काम कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि इसमें था, अगर जब मेरा काम कंप्लीट हो गया, मेरे फीचर का काम, तो मैंने उसे मर्ज कर दिया मेन ब्रांच में। तो इस तरीके से ब्रांचिंग काम करती है और ये हमें पैरेलल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो है ब्रांचिंग भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको अपने कोड को ऑनलाइन शेयर करना है तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए यूज़ होती है एक रिमोट रिपोजिटरी, जैसे कि गिटहब। तो अब देखते हैं कि गिटहब कैसे यूज़ करना है। सिंपल गिटहब में जाओ, गिटहब गिटहब सर्च करो और ये github.com में जाना। और अगर तुम्हारा अकाउंट है पहले से तो तुम उसमें लॉगिन कर लो, अगर नहीं है तो साइन अप कर लेना। ठीक है, तो मेरा अकाउंट पहले से है तो मैं साइन इन करता हूँ। तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना यहाँ पे, या अगर नहीं है तो क्रिएट अकाउंट कर लेना। अकाउंट बनाना तो आता ही होगा इसे मोस्टली लोगों को। तो ये लॉगिन हो गया है।
तो साइन इन करने के बाद यहाँ पे से एक नई रिपोजिटरी बना लो। तो यहाँ पे जाना और यहाँ पे नई रिपोजिटरी का नाम लिखना। तो मैं नाम रखता हूँ डेमो, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो, तो दिस इज फॉर डेमो पर्पज, ठीक है। और इसको पब्लिक या प्राइवेट रख सकते हो, मैं भी पब्लिक रख रहा हूँ। और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करो, ठीक है। तो तुम्हारी रिपोजिटरी बन चुकी है। तो रिपोजिटरी बनाने के बाद तुम ये जो यहाँ पे लिखा है इसको कॉपी करो और अपना जो गिट बैच है वहाँ पे पेस्ट कर लो। यहाँ पे टाइप करो गिट, और अगर अभी से रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा जो तुम्हारी जो रिपोजिटरी थी वो अब ऑनलाइन जा चुकी है गिटहब में। अब तुम इस रिपोजिटरी का लिंक यहाँ पे से कॉपी करके किसी को भी शेयर कर सकते हो। तो अब मान लो तुम इस try.txt में कुछ चेंजेस करते हो, ठीक है। अपने फोल्डर में यहाँ पे मैं एक और लाइन ऐड करता हूँ, टेस्टिंग चेंजेस, ठीक है। इसको सेव करके बंद किया। फिर मैं अपने गिट बैश में आया और यहाँ पे मैंने टाइप करा गिट एड डॉट, मतलब जितनी फाइल्स हैं उस फोल्डर के अंदर, अभी तो एक ही फाइल है वो स्टेजिंग एरिया में चले गई। मैंने करा गिट कमिट, फिर एक मैसेज डाला। मैसेज में मैंने टाइप करा टेस्टिंग गिट, कोई भी मैसेज डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद अभी देखो, अगर मैं भी गिटहब में जाऊँ अपने और इसको बैक करूँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखोगे अभी इसमें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो वो रिफ्लेक्ट कब होंगे, जब मैं उसमें पुश करूँगा। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये देखो अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं पॉइंटर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरी वर्किंग कॉपी है, ये मेरी रिपोजिटरी है, ठीक है, जो मेरे कंप्यूटर में है। लेकिन जो गिटहब में है वो ये वाली रिपोजिटरी है, वो सेंट्रल रिपोजिटरी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं कमिट कर रहा हूँ तो इसमें कमिट कर रहा हूँ, अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ तो इसमें अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाली रिपोजिटरी में, ठीक है। अब लेकिन मुझे इस रिपोजिटरी से यहाँ पे जो गिटहब की रिपोजिटरी है वहाँ चीज डालनी है, चीज वो कैसे होगी, वो पुश से होगी, ठीक है। तो मैं पुश करता हूँ अब यहाँ पे गिट पुश, और अब देखोगे अगर मैं यहाँ पे वापस गिटहब में जाऊँ उसको रिफ्रेश करूँ तो पे देखोगे टेस्टिंग गिटहब आ गया है। और अगर मैं इसको खोलूँ try.txt को तो देखो यहाँ पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ काम करता है गिट का पुश और पुल। अब देखो, अब एक बार पुल भी मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इसमें यहीं पे चेंजेस करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ चेंजेस मेड यूजिंग गिटहब डायरेक्टली, मैं यहाँ पे से भी डायरेक्ट कमिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कमिट का मैसेज है, ठीक है, उसने डिफॉल्ट डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी और मान लो कि ये जो डायरेक्ट जो तुम्हारी डेमो वाली रिपोजिटरी है ये डायरेक्टली अपडेट हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो नया कमिट आ गया है, लेकिन ये जो चेंजेस है मैं जो तुम्हारी सेंट्रल रिपोजिटरी है वहाँ तो चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ वो चेंज नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ चेंज कैसे आएगा, जब तुम पुल करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ किसी और ने, मान लो कि मैंने नहीं करा वो चेंज, किसी और ने करा था, ठीक है, वहाँ कुछ चेंज करा है, लेकिन अब वो चेंज मेरी रिपोजिटरी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो मेरी रिपोजिटरी में रिफ्लेक्ट कैसे होगा, जब मैं पुल करूंगा उसे, ठीक है। तो अब वापस यहाँ पे आते हो, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा गिट, ठीक है। अब देखते हैं try.txt में, तो देखो अब ये चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से काम करता है गिट का पुश और पुल। आई होप कि ये सब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि डायरेक्टली हम ये सब बिना कमांड लाइन के यूज के डायरेक्टली VS कोड से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये जो कमांड्स है ये कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम, वैसे तो कमांड याद करने की जरूरत ही नहीं होती है, अगर तुम धीरे धीरे इन कमांड को यूज करते रहोगे तो खुद ही याद हो जाएंगी। तो जब तक याद नहीं होते तब तक तुम डॉक्यूमेंटेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं इसकी एक चीट शीट की लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तुम उसे भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी कमांड है वो सारी कमांड्स उस चीट शीट में लिस्टेड होंगी, ठीक है। तो अब डायरेक्टली देखते हैं कि VS कोड से डायरेक्टली ये सब चीजें कैसे होंगी। VS कोड एक बहुत ही पावरफुल आईडी है, तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर है, उसी में से एक फीचर है ये जो गिट का इंटीग्रेशन है उसके अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं डायरेक्टली हम बिना इन कमांड्स का यूज करें डायरेक्टली उसके अंदर से कैसे कर सकते हैं सब चीजें। तो एक फोल्डर बना लो, तो मैं अपने फोल्डर का नाम रखता हूँ टेस्ट, ठीक है, इसको खोल लेना। अब VS कोड खोलो इसके अंदर, ठीक है। तो फिर CMD टाइप करके कोड डॉट करके ऐसे तुम VS कोड खोल सकते हो, फिर VS कोड के अंदर से भी सिलेक्ट फोल्डर कर लेना, तो वैसे भी खुल जाएगा।
ठीक है। तो इस फोल्डर में वी एस कोड खोल लो और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, नहीं उसका नाम रखता हूँ add.py। ये 2 नंबर को ऐड करने के लिए फाइल, ठीक है। सिंपल से ही एक कोड लिख लेता हूँ मैं, a = 5, b = 5, प्रिंट a + b, ठीक है। सिंपल सा मैंने कोड लिख लिया, ठीक है। अब तुम्हें इस कोड को गिटहब में अपलोड करना है, तो वो कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले सोर्स कंट्रोल में जाना। अगर सोर्स कंट्रोल ये जो आइकन है ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो तुम्हारा साइड बार है ये तुम्हारा इस तरफ होगा, राइट साइड होगा। मेरा नहीं, तुम्हारा लेफ्ट साइड होगा, मेरा राइट साइड में है क्योंकि मैंने से साइड मेरे को ऐसे पसंद है। तो तुम्हारा यहाँ पे होगा, तो इसमें तुम नीचे जहाँ पे एम्प्टी एरिया है यहाँ पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे जो सोर्स कंट्रोल है इसमें टिक कर देना, अगर ये ऑलरेडी टिक नहीं है तो, ठीक है। तो सोर्स कोड में आना और यहाँ पे इनिशियलाइज रिपोजिटरी करना, ठीक है। तो उसके बाद ये फाइल आ गई है स्टेजेस में, स्टेज एरिया में, तो इसको कमिट में क्लिक करना, ठीक है। अगर कोई भी डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है तो उसको अलाउ कर देना, ठीक है, ऑलवेज अलाउ, ठीक है। अब यहाँ पे मैसेज डालो, जो भी कमिट का तुम्हारा मैसेज है, तो मैं डालूंगा इनिशियल कमिट और इसमें टिक में क्लिक करना, ठीक है। तो ये कमिट हो चुका है। तो देखो अब ये जो वीएस कोड है बिना किसी कमांड के उसके वीएस कोड ने अपने आप ही एक गिट रिपोजिटरी बना दिया। देखो अगर मैं इसमें हिडन आइटम शो करूं तो देखो ये डॉट गिट रिपोजिटरी डॉट गिट दिख रहा है फोल्डर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक गिट रिपोजिटरी बन चुकी है और वो वीएस कोड ने खुद से बना दी है, ठीक है। तो अब इस जो रिपोजिटरी है इसको मुझे गिटहब में पब्लिश करना है, तो वो कैसे होगी। देखो ये मेरी प्रोफाइल है और इसमें अभी सिर्फ ये जो लेटेस्ट रिपोजिटरी वो डेमो है, ठीक है। तो मुझे टेस्ट नाम की रिपोजिटरी, जो भी टेस्ट नाम का फोल्डर है मेरा, ये देखो टेस्ट नाम का फोल्डर है ना, तो इसको मुझे वहाँ पे डालना है गिटहब में। तो वो कैसे आएगा, तो यहाँ पब्लिश ब्रांच पे क्लिक करो। अगर ये अभी बोलेगा तुमसे कि गिटहब का लॉगिन कर ले, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, अगर तुमसे गिटहब का लॉगिन करने के लिए बोलेगा तो तुम जो वीएस कोड है उसको परमिशन दे देना और लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो अभी हमें पूछ रहा है कि प्राइवेट रिपोजिटरी चाहिए, पब्लिक रिपोजिटरी चाहिए, ठीक है। तो मुझे पब्लिक रिपोजिटरी चाहिए, तो मैं पब्लिक में क्लिक करूंगा और ये पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो इतना बहुत ही आसान है ये वीएस कोड से करना। तो देखो अगर मैं अब अपनी प्रोफाइल पे जाऊं और अगर इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखोगे टेस्ट रिपोजिटरी बन चुकी है। अब मैं इसके अंदर गया और यहाँ पे देखो ये add.py फाइल आ चुकी है और ये देखो इसके अंदर वही कोड है, ठीक है। तो अब मैं मान लो इस add.py फाइल में कुछ चेंजेस करता हूँ, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई भी डाल दिया, तो प्रिंट एक और प्रिंट करा मैंने a*b, ठीक है। तो ये करा, वो अब ये बोल रहे कि एक फाइल में चेंजेस हुए हैं, तो मैंने इसको भी कमिट करा और यहाँ पे कमिट का मैसेज डाल दिया, ठीक है, एडेड मल्टीप्लाई, ठीक है। रेड टिक में क्लिक कर दिया, ठीक है। तो कमिट हो गया। अभी बोला सिंक चेंजेस, मतलब कि पुश करो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना पुश मन कमिट, तो ये पुश हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँगा और अब अपने कोड को देखूँ तो ये देखो मल्टीप्लाई वाली लाइन भी आ चुकी है, ठीक है। अब मान लो तुमने इस फोल्डर में 2-3 फाइल्स और ऐड करी है, ठीक है। एक ऐड करी -py, एक ऐड करी कुछ भी ऐड करी asdf.cpp, ठीक है। ये 3 फाइल ऐड करी, देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये जो 2 फाइल है ये भी अनट्रैक्ड है, ठीक है। तो इनको ट्रैक करने के लिए पहले कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको कमिट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखूंगा एडेड 2 फाइल्स और यहाँ पे टिक में क्लिक करूंगा, ठीक है। कमिट हो चुकी है और अब फिर से बोल रहे हैं कि एक कमिट पीछे है ये, तो इसको सिंक करो। तो एक और बार पुश हुआ और जो चेंजेस हैं वो मेरी रिमोट रिपोजिटरी, इसको रिमोट रिपोजिटरी बोलते हैं, ठीक है, जो गिटहब की रिपोजिटरी, और देखो यहाँ पे शो होने लग गए। तो इस तरीके से तुम सारे चेंजेस को गिटहब में डाल सकते हो आराम से। अब देखो अब तुम कुछ भी काम कर रहे हो ना अपना, मतलब कि कॉलेज का कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि तुम सी के कुछ नोट्स बना रहे हो या फिर सी के कोड्स लिख रहे हो, तो उन सबको तुम अपने गिटहब में रख सकते हो ताकि तुम आराम से एक्सेस कर पाओ उन्हें बाद में कहीं भी, फोन से या फिर कहीं कॉलेज के कंप्यूटर या लैपटॉप से, ठीक है। तो तुम इस तरीके से गिटहब को यूज कर सकते हो और कोड लिखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ वीएस कोड के अंदर से ही हो जाता है, ठीक है। तो कमांड ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी कमांड है, ठीक है। और अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस का, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम देखेंगे फोक कैसे करते हैं एक रिपोजिटरी को और उसको फिर क्लोन कैसे करते हैं और उसमें चेंजेस करके पुल रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो ये था गिट एंड गिटहब का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपके माइंड में कोई सजेशन है वीडियो के लिए तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, हम ट्राई करेंगे कि इस पर वीडियो बना पाए। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, और हम जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।